हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ लॉ। हमने अपनी पिछली वीडियो में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक के कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 5 को देखेंगे। सेक्शन 5 क्या बताती है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसका चैप्टर 2 है जो, उसमें सारे जो रेलिवेंस फैक्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, यानी कि जिन तथ्यों की सुसंगति होती है उनके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 के जो बेसिक हेडिंग्स है उसको पढ़ लेते हैं। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब हम सेक्शन 5 को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 5 है वो आखिर बताना क्या चाहती है, उसमें दिया क्या हुआ है। तो हम सेक्शन 5 को देखते हैं। सेक्शन 5 का जो बेसिक हेडिंग्स है, यानी कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। यानी कि इस सेक्शन में सिर्फ 2 टाइप्स के जो फैक्ट्स है उन्हीं का साक्ष्य दिया जा सकेगा, जो कि फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है। जो इसकी बेसिक हेडिंग है वो सिर्फ यही बताते हैं। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। इसमें अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी वाद या कार्यवाही में, वाद या कार्यवाही को अंडरलाइन कर लीजिए। वाद या कार्यवाही मीन्स जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीजर में काम करता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीजर में लागू होगा। तो वाद मीन्स सूट और कार्यवाही प्रोसीडिंग, सूट और प्रोसीडिंग में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अदर फैक्ट्स के जिन्हें असीमन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, और किन्हीं अन्यों का नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 5 बताती है कि जो फैक्ट है हमारे फैक्ट इन इशू है और रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर उनको सुसंगत यानी रेलिवेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, अगर उनका कोई अस्तित्व यानी कि एक्सिस्टेंस और नॉन एक्सिस्टेंस है तो भी उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, यानी उनका एविडेंस दिया जाएगा, और किन्हीं अन्यों का नहीं। एंड ऑफ नो अदर्स, सिर्फ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसे पढ़ते हैं। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे फैक्ट का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड किसी तत्समय परवर्त विधि के किसी प्रोविजन द्वारा वह साबित करने से निरस्त कर दिया गया है। यानी कि इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि इस सेक्शन में कोई व्यक्ति है, उसको कोई अपना फैक्ट है जो उसका एविडेंस देना चाहता है, तो उस फैक्ट का एविडेंस देने के लिए उसको योग्य नहीं बनाया जाएगा, जो कि जो सिविल प्रोसीजर है उससे रिलेटेड उसका प्रोविजंस दिया गया है। उस प्रोविजंस में ये प्रूव करने के लिए उसको मना किया हुआ है, यानी कि निर्हित है, उसको डिसएंटाइटल किया हुआ है, तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता उस एविडेंस को, ठीक है। उसके बाद हम नीचे सेक्शन में जो इसके इलस्ट्रेशन है उनको देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। एविडेंस एक्ट की जितनी भी सेक्शन है, एवरी सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सेक्शंस के जितने इलस्ट्रेशंस है वो भी इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी सेक्शन पढ़े उसके इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पूरा डिटेल्स में पढ़ें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके इलस्ट्रेशंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और हमें यह भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्शन में कितने इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल 2 टाइप से करके मैंने लिखा हुआ है, यानी कि इस सेक्शन में सिर्फ 2 ही जो इलस्ट्रेशन है वो दिए हुए हैं। हम पहले इसका जो ए इलस्ट्रेशन है उसको पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद ए क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। यानी कि जो बी है उसकी डेथ करने के इंटेंशनली रूप से उसे लाठी मारकर उसकी डेथ करने के लिए जो ए है उसका ट्रायल किया जाता है। अब ए ने बी को मारा, तो अब उसके ट्रायल में क्या क्या चीज़ें, मतलब कितने पॉइंट से निम्नलिखित करके इसमें दिया हुआ है कि फैक्ट है जो वो फैक्ट इन इशू है, यानी कि बहुत सारे फैक्ट है करके हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है
एज बीटिंग विद द क्लब, यानी कि क्या का ए का बी को लाठी से मारना। फिर दूसरा है एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, यानी जो ए है उसका ऐसी मार के द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, यानी कि ऐसी मार दे दी है उसको जिससे कि उसकी डेथ हो ही गई है। फिर है बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय, यानी ए का जो इंटेंशन था वो बी को मारना ही था। अब हम इसका बी इलस्ट्रेशन है उसको देख लेते हैं कि वो क्या बताता है। इसमें दिया हुआ है कि एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र यानी दस्तावेज, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की फर्स्ट हियरिंग पर अपने साथ नहीं लाता और ना ही उसको पेश करने के लिए तैयार रखता है। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित कंडीशंस के अनुकूल वह उस प्रोसीजर के सब्सिक्वेंट में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसका जो कंटेंट है उसको साबित कर सके। यानी कि एक शूटर है, वो कोई अपना सूट फाइल करता है और वो जो सूट फाइल उसने किया है उसका कोई डॉक्यूमेंट है, उसी पर वो डिपेंडेड है और उसी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट हियरिंग पर अपने साथ लेकर नहीं आया है और ना ही उसको पेश करने के लिए उसने तैयार रखा हुआ है। तो ये सेक्शन बताती है कि उसमें ये नहीं है कि वो अपने सब्सिक्वेंट में यानी कि उसको पश्चात में बाद में उसके कंटेंट को साबित कर सके या न्यायालय में पेश कर सके या बता दें, क्योंकि न्यायालय ने जिस वक्त का टाइम दिया हुआ, समय दिया हुआ था, फर्स्ट हियरिंग पे ही हम उसको लेकर नहीं आए तो हमारा जो सूट था वो तो फिर हम अपना केस है जो हम उसको जीत ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो हमारा बी इलस्ट्रेशन है वो इसी बारे में बात करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए इन सेक्शंस को समझने के लिए। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।